नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण नारायण कोरागपा और केसरी देव सिंह झाला ने। इन सांसदों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के विजन और उद्देश्य क्या हैं? क्या सरकार अनुसंधान और विकास और नवाचार संबंधी कार्यकलापों में ANRF के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप्स और MSME को बढ़ावा देने के लिए और समर्थन देने के लिए ANRF द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? क्या ANRF भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में मुख्य अनुसंधान में तेजी लाने के लिए AI उपकरण विकसित कर रहा है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के माध्यम से स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन 5 फरवरी 2024 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना है, ताकि ऐसे अनुसंधान के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के माध्यम से अनुसंधान, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र को भागीदारी में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। ANRF के रणनीतिक दृष्टिकोण में उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करना और ट्रांसलेशन अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है। इसके कार्यक्रम निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन संचालित उच्च प्रभावी अनुसंधान की सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। इस दिशा में ANRF ने अपने MHA उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन पहल के तहत इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता को प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई है। प्रभावी उद्योग सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए महा EV मिशन से संबंधित उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्टार्टअप्स की भागीदारी अनिवार्य की गई है और इसमें एक प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत परियोजना लागत का 10% हिस्सा उद्योग भागीदारों द्वारा योगदान किया जाना आवश्यक है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। RDI योजना का उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ये योजना निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार की गई है और इसका उद्देश्य उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास और जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना है, ताकि नवाचार को सुगम बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। उन्नत अनुसंधान अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत PI भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में AI उपकरणों के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे प्रस्ताव अगर प्रस्तुत किए जाते हैं तो मानक मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में ANRF द्वारा उनकी समीक्षा और विचार किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुदृढ़ करने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि इस वर्ष के लिए निर्धारित प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों की वर्तमान स्थिति क्या है और ये मिशन विभिन्न क्षेत्रों पर कार्यनीतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाओं के बारे में अद्यतन जानकारी क्या है और ये साझेदारियां किस प्रकार ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ा रही हैं। कृषि उत्पादकता में सुधार, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में समय पर आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक प्रमोचित किए जाने वाले प्रमुख उपग्रह हैं निसार। निसार इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है। इस उपग्रह के मुख्य उद्देश्य भूमि और हिम विरूपण, भू परितंत्र और विज्ञान समुदाय के लिए विशिष्ट रुचि के समुद्री क्षेत्रों के अध्ययन है। निसार मिशन क्षेत्रीय जैव संहिता और उसके परिवर्तनों को मापने, सक्रिय फसलों के विस्तार में परिवर्तनों पर नजर रखने, आर्द्र भूमि के विस्तार में परिवर्तनों को समझने, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की हिम चादरों, समुद्री बर्फ
और पर्वतीय हिमनदों की गतिशीलता का मानचित्रण करने और भूकंपीयता, ज्वालामुखीय घटना, भूस्खलन और उपसतही जलभृतों, हाइड्रोकार्बन भंडारों में परिवर्तनों से संबंधित अवतलन और उत्थान संबंधी भूमि सतह विरूपण के लक्षण वर्णन में मदद करेगा। ओशन सेट 3A प्रचालनात्मक अनुप्रयोगों को बनाए रखने के लिए महासागर के रंग और पवन वेक्टर डेटा की डेटा निरंतरता सुनिश्चित करना और वायुमंडलीय सुधारों के लिए ऑप्टिकल क्षेत्र और इंफ्रारेड क्षेत्र में समुद्र सतह तापमान और अधिक संख्या में बैंड जैसे अतिरिक्त डेटा सेट प्रदान करके अनुप्रयोगों में सुधार करना। NVS-3 भारतीय उपग्रह समूहों के साथ नौवहन में दूसरी पीढ़ी के नौवहन उपग्रहों में तीसरा उपग्रह जो स्वदेशी क्षेत्रीय अंतरिक्ष आधारित नौवहन सेवाएं प्रदान करेगा। TDS-1 कक्षा उन्नयन स्वदेशी 200 वॉट KU बैंड TWTA ऑप्टो क्वांटम संचार नीत भार के लिए विद्युत नोदन के लिए उड़ान विरासत को प्रदर्शित और प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संचार उपग्रह। GSAT-7R मौजूदा सेवाओं की प्रचालन निरंतरता और GSAT-7 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के लिए कक्षीय अतिरिक्तता उपलब्ध कराना। इस अंतरिक्ष यान का उपयोग मुख्य रूप से व्यापक समुद्री क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इन उपग्रहों से प्राप्त अनुप्रयोगों से कृषि, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षित संचार, अवस्थिति नौवहन और समय निर्धारण सेवाएं, समुद्री विज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन जैसे कई क्षेत्रों को सहयोग मिलने की परिकल्पना है। वर्तमान में 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ अंतरिक्ष सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसरो ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ संयुक्त उपग्रह मिशनों को साकार किया है। भारतीय मिशनों में अन्य एजेंसियों के उपकरणों को शामिल किया गया है। अन्य देशों में भू केंद्र स्थापित किए गए हैं और डेटा और विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया गया है। कई संयुक्त प्रयोग किए गए हैं और कई प्रमुख सहयोगी परियोजनाएं हैं जिनमें नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार को 30 जुलाई 2025 को इसरो के प्रमोचन यान GSLV के माध्यम से MDSC शार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया जाएगा। इसरो ने अंतरिक्ष समुदाय के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के एक प्रमुख बिंदु के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पर्यावरण और जलवायु प्रेक्षण के लिए G20 उपग्रह मिशन को प्रमोचित करने का प्रस्ताव दिया है। इसरो संयुक्त चंद्र मिशन लुपेक्स चंद्रयान 5 के लिए जापान की एरोस्पेस एजेंसी के साथ सहयोग करेगा। इसरो अपने शुक्र कक्षीय मिशन के हिस्से के रूप में रूस और स्वीडन के नीत भारों को शामिल करेगा। अकादमिक सहयोग के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान नाम के एक समर्पित संस्थान की स्थापना की है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। IIST संकाय और छात्र विनिमय कार्यक्रमों और अन्य संयुक्त गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम संबंधी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, अंतरिक्ष विज्ञान और भू प्रेक्षण डेटाबेस के संवर्धन, भू केंद्र नेटवर्क के विस्तार, संयुक्त प्रयोगों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की बेहतरी और विशेषज्ञता के प्रवाह के लिए मंच बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्यों को पूरा करेगा। उपग्रह डेटा यथा समय और उचित मध्यस्थता के लिए फसल स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करता है। सिंचाई क्षमता निर्माण का आकलन करने, सुधारात्मक उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण अंतरालों को समझने और इस प्रकार नियोजित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए अति उच्च विभेदन वाले उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई समय सारणी तय करने के लिए सतही मिट्टी की नमी और वाष्पोत्सर्जन का अनुमान लगाने में भी उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दालों और तिलहनों की खेती के लिए उपयुक्त खरीफ के बाद चावल की प्रति क्षेत्रों का आकलन करने में अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग मूल्य वर्धित कृषि मौसम उत्पादों के सृजन, किसानों को बुआई और अन्य मध्यस्थताओं पर यथा समय निर्णय लेने में सहायता के लिए भी किया जा रहा है। उपग्रह डेटा मिट्टी के विभिन्न पहलुओं जैसे मिट्टी की बनावट, उर्वरता का मानचित्रण करने और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए स्थान विशिष्ट उर्वरक सुझाव में भी सहयोग करता है। खरीफ बुवाई क्षेत्र का मानचित्र सूक्ष्म तरंगी उपग्रह डेटा का उपयोग करके तैयार किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय सूखा नियमावली 2020 के अनुसार राष्ट्रीय सूखा निगरानी के प्रचालनात्मक कार्यान्वयन की दिशा में प्रमुख प्रभाव संकेतकों में से एक है। कृषि मंत्रालय और राज्य एजेंसियों के सहयोग से इसरो द्वारा विकसित राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली जैसी सरकार द्वारा संचालित पहल राष्ट्रीय स्तर पर सूखे की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करती है, जो कृषि उत्पादकता के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग किया जा रहा है। भारत की मौसम संबंधी एजेंसियों द्वारा संचालित मौसम पूर्वानुमान मॉडल भारत के समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके जारी किए जाते हैं। उपग्रह आंकड़ों से प्राप्त भूमि उपयोग, भूमि आवरण डेटा सेट मॉडल अनुरूपण की सटीकता बढ़ाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, गरज वाले तूफानों और अन्य चरम मौसम उत्पादक प्रणालियों की निगरानी और पूर्वानुमान अनेक उपग्रहों से प्राप्त अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करके किए जाते हैं। उपग्रह आधारित प्रेक्षणों की शुरुआत के साथ चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के मानचित्रण और निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया जा रहा है।
जिसमें बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, जंगल की आग जैसी घटनाएं शामिल हैं। हाल के वर्षों में इसरो द्वारा लगभग 15 राज्यों में उपग्रह डेटा का उपयोग करके प्रमुख बाढ़ों की निगरानी और मानचित्रण किया गया है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित अनेक प्रमुख बाढ़ प्रवण राज्यों के लिए 1998 से ऐतिहासिक उपग्रह व्युत्पन्न बाढ़ डेटा का उपयोग करके बाढ़ जोखिम क्षेत्र निर्धारण एटलस विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एटलस तैयार किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक उपग्रह व्युत्पन्न बाढ़ आप्लावन संबंधी जानकारी शामिल है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत गोदावरी और तापी नदियों के लिए प्रचालनात्मक स्थानिक बाढ़ और पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित की गई हैं। 2022 से मानसून अवधि के दौरान इनका संचालन किया जा रहा है। प्रमुख भूस्खलन की घटनाओं के बाद उच्च विभेदन वाले उपग्रह डेटा का उपयोग करके भूस्खलन और क्षति के आकलन की सूची तैयार की जाती है। उपग्रह डेटा की सहायता से मानचित्रित भूस्खलन के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों के एटलस तैयार किए जाते हैं। उपग्रह डेटा का उपयोग करके वन अग्नि वाले स्थानों की निगरानी की जा रही है और भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य और जिला वन अधिकारियों को वन अग्नि संबंधी चेतावनियां प्रदान की जा रही हैं। ये अंतरिक्ष आधारित इनपुट गृह मंत्रालय, एनडीएमए और संबंधित राज्य डीएमएस संगठनों के साथ एनडीआरएफ, सीडब्ल्यूसी, एफएसआई, जीएसआई को प्रदान किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और मयंक कुमार नायक ने। इन सांसदों ने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान के अंतर्गत अब तक कितने वीजा जारी किए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत दिए गए सुझाव के कारण अनिवासी भारतीयों के अलावा अन्य विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है। इस अभियान की भूमिका कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के प्रचार प्रसार में क्या रही है। क्या अनिवासी भारतीयों की भागीदारी को और सशक्त करने और देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए इस अभियान के अंतर्गत भविष्य में कोई नई पहल या विस्तार की योजना प्रस्तावित है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया, पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय सदस्यों के लिए अपने गैर भारतीय मित्रों को प्रतिवर्ष भारत की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करके अतुल्य भारत के दूत बनने के लिए चलो इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। अब तक इस पहल के तहत 30 ई पर्यटक वीजा जारी किए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अल्पज्ञात गंतव्यों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों सहित देश के पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देना है। पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटकों के आगमन की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, यात्रा व्यापार उद्योग और राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से संभावित स्रोत बाजारों में पर्यटन संवर्धन संबंधी कार्यकलापों को संचालित करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है टोल प्लाजा के माध्यम से सृजित राजस्व से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दारोगा प्रसाद सरोज ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा कि लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली बुद्धनपुर से वाराणसी तक 4 लेन की सड़क के निर्माण में आई कुल लागत अमौरा में निर्मित टोल प्लाजा से कब तक पूरी तरह वसूल होने की संभावना है। टोल प्लाजा सहित देश में वर्तमान में कितने टोल प्लाजा बनाए गए हैं और सरकार को इन टोल प्लाजाओं से हर दिन कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। टोल प्लाजाओं से होने वाली आय के आधार पर देश के राष्ट्रीय राजमार्ग कितने समय के बाद पथकर मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में देश में सड़क निर्माण की लागत प्रतिदिन कितनी है और ये लागत देश भर के सभी टोल प्लाजाओं से अर्जित कुल आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। क्या इन सड़कों के निर्माण के लिए देश के नागरिकों से किसी प्रकार का कर वसूला जा रहा है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि NH-28 जो कि पुराना NH-233 है, इसके बुधनपुर से वाराणसी तक के खंड में 2 पैकेज यानी पैकेज 2 और 3 शामिल हैं। अमौरा शुल्क प्लाजा NH-28 पैकेज 2 बुधनपुर से गोसाई की बाजार बाईपास से शुरू होने तक के अंतर्गत आता है। वेरी शुल्क प्लाजा NH-28 पैकेज 3 गोसाई की बाजार बाईपास से शुरू होने से वाराणसी तक के अंतर्गत आता है, जिसकी कुल लागत 5,746 करोड़ 97 लाख रुपए यानी पैकेज 2 के लिए 3,307 करोड़ 53 लाख रुपए और पैकेज 3 के लिए 2,439 करोड़ 44 लाख रुपए है। शुल्क संग्रहण शुरू होने के बाद से अमौरा शुल्क प्लाजा यानी 13 मार्च 2024 से 30 जून 2025 तक के माध्यम से अर्जित राजस्व 51 करोड़ 12 लाख रुपए है और डेयरी शुल्क प्लाजा यानी 24 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक के जरिए 22 करोड़ 35 लाख रुपए यानी दोनों पैकेजों में प्लाजा के लिए कुल 73 करोड़ 47 लाख रुपए है।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी पूरे हो चुके खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रहण नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार रियायत करार के अनुरूप अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक देय होगा और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के नियम 4 के उपनियम 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास जैसा भी मामला हो, ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर शुल्क संग्रहित किया जाएगा, जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास जैसा भी मामला हो, ऐसे खंड के लिए देय शुल्क संग्रहित किया जाता रहेगा, जिसे इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण यानी बीओटी परियोजनाओं के मामले में रियायत अवधि समाप्त होने के बाद शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सरकार अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित करती है। सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से संग्रहित राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है। जून 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1087 शुल्क प्लाजा संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन शुल्क प्लाजा से हर रोज 168 करोड़ 24 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया जाता है। रियायत ग्राही द्वारा संचालित शुल्क प्लाजा के मामले में रियायत अवधि समाप्त होने के बाद शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सरकार अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित करती है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत शुल्क प्लाजा के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास जैसा भी मामला हो कि ऐसे खंड के लिए देय शुल्क की वसूली निरंतर जारी रहेगी, जिसे इन नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से संग्रहित राजस्व को भारत की संचित निधि यानी CFI में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है। परिभाषित राजमार्ग के निर्माण की लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसा कि भूभाग का प्रकार, निर्माण स्थल की आवश्यकता, तटबंध की ऊंचाई, परियोजना में नियोजन संरचनाओं की संख्या, राज्य का SOR, एग्रीगेट सीमेंट बिटुमेन के लिए स्रोत से साइट तक की मानी गई दूरी। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की लागत की गणना में विभिन्न कारक शामिल होते हैं, इसलिए सरकार ने एक इंटरैक्टिव लागत विश्लेषण IT टूल शुरू किया है, जहां परियोजना इनपुट जैसे भूभाग, तटबंध की ऊंचाई, संरचनात्मक प्रकार, कुल लीड, यातायात भार और फुटपाथ डिजाइन का उपयोग घटकवार मानक लागत की गणना करने के लिए किया जाता है। सड़क प्रयोक्ता राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और रखरखाव में मुख्य रूप से यातायात के लिए खोले गए निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर लगाए गए प्रयोक्ता शुल्क, टोल और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर केंद्रीय उपकरों के माध्यम से योगदान करते हैं, जिसकी आय वैधानिक केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष में भेजी जाती है और भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। इन निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ ही बजटीय आवंटन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए किया जाता है।